सो लास्ट क्लास में मतलब कल की क्लास में हमने वेक्टर स्पेस डिफाइन किया था। वेक्टर स्पेस होता क्या है? सो वेक्टर स्पेस के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है, ये कोई भी जो सेट है, सबसे पहले आपको सेट दिया होगा, ठीक है। तो आपको सेट का एक तरह से स्ट्रक्चर देखना है कि उसमें एलिमेंट कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये चेक करना है, अब एलिमेंट देखोगे कि कैसे हैं तो सबसे पहले ये चेक करना है कि वो सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, बिकॉज एम्प्टी सेट पे वर्क करके करेंगे क्या। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर मैं उसमें दो एलिमेंट पिक कर रही हूँ, यू और वी, इसको मैं बोल देती हूँ स्मॉल यू स्मॉल वी, तो आपको देखना है कि उनमें जो एडिशन ऑपरेशन डिफाइंड है, जैसा भी एडिशन ऑपरेशन डिफाइंड है, वो उसका जो आउटकम है वो भी सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट यू वी इन कैपिटल बी, ठीक है। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम चीज चेक करनी है। दो मेन ऑपरेशन है, फर्स्ट इज वेक्टर एडिशन एंड अनदर इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चेक करना है कि कोई रियल नंबर है मेरे पास और कोई यू है कैपिटल वी का एलिमेंट। तो मैं अगर स्केलर मल्टीप्लाई कर रही हूँ यू को अल्फा से, तो मेरे पास एलिमेंट वी का ही आना चाहिए। इन दोनों प्रॉपर्टी को, इसको हम बोलते हैं क्लोज अंडर एडिशन, इसको हम बोलते हैं क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके अलावा सबसे मेजर प्रॉपर्टी तो यही है। उसके अलावा हमें ये चेक करने के लिए कि वी जो वेक्टर स्पेस है या नहीं, हमें 8 प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। और 8 प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या होती थी, रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि हमें बार बार वो चेक करनी पड़ती है। तो काफी सारे एग्जाम्पल हमने कल भी कर लिए थे, तो हमें वो थोड़ी याद भी हो जानी चाहिए कि क्या क्या थी। तो थर्ड से स्टार्ट कर रही हूँ, जो प्रॉपर्टीज हैं। एक मिनट। तो फर्स्ट ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है एडिशन में। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी चेक करना होता है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स चेक करना होता है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी हमारी, ये वाली प्रॉपर्टी जो है, उसके बाद जो ये वाली प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करती है और बेसिकली कंपैटिबिलिटी के लिए होती है। आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसमें हम ये बोलते हैं कि अगर मैं अल्फा किसी नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वेक्टर में ऐसे दो वेक्टर हैं जिनका सम हो रहा है, तो वो सेम होना चाहिए कि अगर उस नंबर को पहले वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ, फिर उस नंबर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ और सम करूँ, ठीक है। तो ये चीजें कंपैटिबल रखती हैं ऑपरेशंस को, कि ऐसा ना हो कि ये अलग आ रहा हो, ये एक अलग वेक्टर आ रहा हो और ये एक अलग वेक्टर आ रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली बाकी सारे भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर देख सकते हो। ये वाली स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और ये वाली हमारी आइडेंटिटी है, मतलब 1 इंटू वी, वी आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसके स्टैंडर्ड एग्जाम्पल कर लिए थे। हमने ये कर लिया था कि हमने ये कर लिया था कि सेट ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिसेस जो होता है वो वेक्टर स्पेस हो जाता है। यूजुअल ऑपरेशन उसमें जो भी होते हैं मैट्रिक्स एडिशन के और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, उन दोनों ऑपरेशन की हेल्प से हमने शो कर दिया था कि ये वेक्टर स्पेस है। सिमिलरली हमने ये भी शो कर दिया था कि अगर मैं सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स लूं ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू सम नंबर n, तो वो भी यूजुअल ऑपरेशन जो होता है हमारा एडिशन का, जिस तरह से हम पोलिनोमियल को ऐड करते हैं अभी तक करते आए हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है जो भी यूजुअल होता है हम करते आए हैं, उसके रिस्पेक्ट में ये वेक्टर स्पेस बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम।
चलो ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने ऊपर मैंने क्या लिया था, ऊपर मैंने पोलिनोमियल्स लिए थे, लेकिन मैंने उसकी डिग्री फिक्स करी हुई थी कि उसकी डिग्री एट मोस्ट एन हो सकती है। दैट मीन्स एन से ज्यादा वाले पोलिनोमियल पे मैं वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन अगर मैं कलेक्शन ले लूं सारे पोलिनोमियल्स का, तो वो भी वेक्टर स्पेस बन जाता है, लेकिन उसमें प्रॉपर हम ऑपरेशन ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं जैसे इसमें हमने किया था। इसके एलिमेंट मैंने ले लिया था, पहला एलिमेंट पी लिया था जिसमें मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया था डिग्री एन का, और दूसरा पोलिनोमियल ले लिया था मैंने क्यू, वो भी डिग्री एन का लिया था, और दोनों का एडिशन मैंने डिफाइन कर दिया था। लेकिन आपको पोलिनोमियल्स को ऐड करना तो आता है। पोलिनोमियल्स में हम ऐड कैसे करते हैं, जो भी उनके कोफिशिएंट्स होते हैं, कल भी मैंने बताया था। एक मिनट, कैसे ऐड करते हैं पोलिनोमियल्स में। हम्म अगर मेरे पास कोई पोलिनोमियल है पी और क्यू पोलिनोमियल है, ठीक है, तो मुझे पोलिनोमियल के बारे में पता है। मान लो इस तरीके का पोलिनोमियल है, यहाँ पर मैं ऐसे अभी के लिए एन कर देती हूँ, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है 2a0। और ये पोलिनोमियल मैंने ले लिया, मान लो ये ऐसा है, ठीक है। सो क्योंकि m और n दोनों ही नेचुरल नंबर है, इनमें से कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा या इक्वल भी हो सकता है। इक्वल हो गया तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, ठीक है। अगर n मेरा बड़ा है, फॉर एग्जांपल इस तरह का पॉलिनोमियल है, और दूसरा क्यू पॉलिनोमियल मान लो ये है, तो इसमें आप देख सकते हो इसकी डिग्री ग्रेटर है। लेकिन जब इन दोनों को ऐड करना होगा तो हम टर्म वाइज टर्म ऐड कर सकते हैं ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो पॉलिनोमियल का एडिशन हमें पता है कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसी एडिशन के रिस्पेक्ट में, और सिमिलरली यूजुअल जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि ये दोनों, ये स्पेस जो है वो वेक्टर स्पेस बनाएगा। और सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप देख सकते हो कि जब आप दोनों पॉलिनोमियल का सम करोगे तो आपके पास आएगा कि पॉलिनोमियल ही, हाँ, तो ये क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन हो गया। और फिर उसके बाद आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी आप ये लिख सकते हो कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो जो आउटकम आएगा वो पॉलिनोमियल ही आएगा, तो इसलिए कैपिटल पी में वो बिलोंग कर जाएगा। तो इस तरीके से बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी चेक हो सकती है। हाँ, क्लियर है। यस मैम। यस यस मैम। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे आती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जिसमें हमने कलेक्शन लिया है सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस का। तो सबसे पहले मुझे कोई बताएगा रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब होता है। देखो, फंक्शन किसी नंबर पे, फंक्शन किसी सेट पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर वो रियल नंबर आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं रियल वैल्यू। आपको लग रहा होगा कि रियल नंबर ही तो आएगा, उससे क्या ही बाहर जाएगा, लेकिन याद करो कि हमने कैलकुलस में, एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ, जिसने कैलकुलस करा भी नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगा कि याद करो उसमें भी हम एक फंक्शन डिफाइन करते थे। इस तरह से हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, या इसको मैं R2 बोल सकती हूँ। दिस इज R2। R2 मतलब टू डायमेंशनल स्पेस। सो इसमें हम इस तरीके से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं।
दैट मीन्स एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन इज वन, वन का स्क्वायर इज वन ही, ठीक है। एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2,4, ठीक है। तो इनफैक्ट आप सारे रियल नंबर पे ये चेक कर सकते हो, सारे रियल नंबर के लिए आपके पास इसकी एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। और लेकिन ये इसको मैं रियल वैल्यूड नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज ये हमारा R2 वैल्यूड है, ये दो वैल्यू ले रहा है, दो वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग, मतलब ये टपल वैल्यूड ले रहा है, तो ये वेक्टर वैल्यूड है। इसको हम, इस तरह के फंक्शंस को हम वेक्टर वैल्यूड बोलते हैं, कि एक वेक्टर टाइप में वैल्यू ले रहा है, ठीक है। जिसमें वो रियल वैल्यू ले रहा है उसको हम बोलते हैं रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे जितने भी रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई एग्जांपल दो रियल वैल्यूड फंक्शन का, कोई अच्छा सा एग्जांपल। ये फंक्शन रियल वैल्यूड होता है, या ये फंक्शन रियल वैल्यूड होता है, अगर मैं जी ले लूं, कॉटी लिख दिया है मैंने, कोई मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर सकती हूँ, मैं जीवन ले लेती हूँ, साइन टी। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सारे जितने भी फंक्शन आप अभी तक आप स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ते आए हो, एक सिंपल सा फंक्शन मैं और डिफाइन कर देती हूँ, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है। तो जितने भी ये फंक्शंस हैं ये हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन है, हम इनको कलेक्ट कर रहे हैं। तो सेट वी समझ में आ गया, सेट वी कैसा है, वो इन सब का कलेक्शन है। वी बी द सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर, ठीक है, जो आर पे डिफाइंड है। अब हमें देखना है कि क्या, अब सबसे पहले वी नॉन एम्प्टी होगा, बिकॉज मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, इतने सारे फंक्शन इसमें बिलोंग करते हैं, तो वी नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि इसमें वेक्टर एडिशन क्या होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो किन्हीं भी दो वेक्टर को हम किन्हीं भी दो फंक्शन को हम किस तरीके से ऐड करते हैं। देखो फंक्शन को हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, फंक्शन को ऐड करने के लिए मतलब अगर मुझे देखना है एफ प्लस जी के बारे में, तो मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ ऐसे, लेकिन मैं एफ प्लस जी अप्लाइड ऑन टी, ये जो नया फंक्शन आया है इसके बारे में बता सकती हूँ, और इसको मैं कैसे डिफाइन कर रही हूँ, इसको मैं ऐसे डिफाइन कर रही हूँ, एफ टी प्लस जी टी, ठीक है। दैट मीन्स ई टी, इस एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ मैं आपको, ई टी प्लस कॉट टी, तो ये नया फंक्शन बना है, ठीक है। अब आप आपको पता है ये फंक्शन पूरा वेल डिफाइंड है, बिकॉज टी की हर एक वैल्यू के लिए आपको पता है ई टी मैं फाइंड कर सकती हूँ, टी की वैल्यू के लिए मैं कॉट टी भी फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। इधर मैं अभी अभी के लिए कॉस कर देती हूँ, तो अच्छा टेक्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेती हूँ, कॉट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती होगी, पता नहीं, अभी वो उस डायरेक्शन में नहीं सोच रही हूँ मैं। इतना क्लियर है कि वेक्टर सम कैसे डिफाइन किया। यस मैम। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, कि मेरे पास कोई रियल नंबर है और मुझे रियल नंबर को फंक्शन से डिफाइन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है, तो मैं ऐसे बात नहीं कर सकती हूँ, ये तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे हो गया, तो मुझे इसको किसी न किसी टी पे अप्लाई करना होगा। तो दिस विल बी अल्फा टाइम्स एफ टी, क्योंकि आपको पता है एफ टी आपका इस टाइप के फंक्शंस होंगे, तो ये इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। तो हर एक टी वैल्यू के लिए आपको अपने आउटकम पता है कि क्या आएगा, ठीक है। सो दोनों चीजें डिफाइंड हो गई, एफ प्लस जी एंड एल्फा एफ। अब मुझे ये बता सकता है कि सिंस एफ और जी रियल वैल्यूड है, तो एफ प्लस जी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। हाँ रियल वैल्यूड होंगे, बिकॉज एफ एक्स का जो
मुझे लगा रिक्वेस्ट है एक। हाँ, सो एफ एक्स जो है वो रियल वैल्यूड है, दैट मीन्स ये कोई रियल नंबर देगा। जी एक्स भी रियल वैल्यूड है, दैट मीन्स ये कोई रियल नंबर देगा। तो इन दोनों का जो सम करके आएगा वो भी एक रियल नंबर आएगा, इसलिए एफ प्लस जी जो होगा वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली अल्फा एफ भी रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। अब चेक करते हैं बाकी सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन्होंने देखो बाकी सारी प्रॉपर्टी भी प्रॉपर चेक करी है, लेकिन मैं तुम भी खुद भी बोलोगे कि ये बहुत ऑब्वियस है, तो चेक करते हैं। ठीक है, एफ प्लस जी, एफ कॉमा जी हमने कैपिटल वी में से उठाए, दैट मीन्स ये दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। और एक्स हमने रियल नंबर से उठाया है, क्योंकि डिफाइन ये रियल नंबर पे है, हम अप्लाई एक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ प्लस जी अप्लाइड ऑन एक्स हमने डिफाइन कैसे करा है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, अब ये दोनों रियल वैल्यूड है, ये मतलब रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो रियल नंबर्स में आप कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है रियल नंबर्स में, तो इसलिए जी एक्स को इधर लिख सकते हो और एफ एक्स को इधर लिख सकते हो। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन ये डिफाइंड हो जाएगा जी प्लस एफ अप्लाइड ऑन एक्स, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने ऐसे डिफाइन किया है कि दो फंक्शन का सम अप्लाइड ऑन एक्स क्या होता है, एफ अप्लाइड ऑन एक्स प्लस जी अप्लाइड ऑन एक्स। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों कॉम्यूटेटिव हो गए। और क्योंकि दो फंक्शन इक्वल होने का क्या मतलब है कि जिस पे भी हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, एक्स मैंने एक नंबर ले लिया, एक्स सारे नंबर्स के लिए होल्ड कर रहा है, ये दो फंक्शन इक्वल होने का क्या मतलब है। ये मैं इस पे बताती हूँ। हम दो फंक्शंस को इक्वल कब बोलेंगे, एफ और जी को इक्वल कब बोलेंगे, जब एफ को टी पे अप्लाई कर रही हूँ और जी को भी टी पे अप्लाई कर रही हूँ, और ये हर एक टी के लिए इक्वल आ रहे हैं, तो ये दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएंगे, है ना। ठीक है, यस मैम। सो बाकी प्रॉपर्टी भी आप देख सकते हो इस तरीके से, मैं एसोसिएटिविटी नहीं करा रही हूँ, वो एक बार आप देखना कैसे करी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ डेफिनेशन लगाई है और ज्यादातर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इन आर यूज हो रहा है। ठीक है, बेसिकली आर की ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आर से मेरा कहने का मतलब है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। नेक्स्ट इज, तुम बताओगे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। दैट मीन्स आपको ये सोचना है कि एफ में मैं कौन सा फंक्शन ऐड करूं कि मेरे पास एफ ही आ जाए, तो मुझे वो फंक्शन के बारे में सोचना है। तो ये फंक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, सोचो कैसे क्या फंक्शन डिफाइन करें। जीरो फंक्शन डिफाइन करते हैं। जीरो फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, जीरो फंक्शन का मतलब है जिस पे भी अप्लाई करूं वो मुझे जीरो ही दे रहा है। ठीक है, तो एक मैंने फंक्शन, इसको नाम हम ओ दे देते हैं या इसको हम बोल्ड जीरो कर सकते हैं। तो एफ प्लस जीरो यहाँ पे किया हुआ है, सारी वर्किंग यहीं से शो कर देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने इसको नाम z दे दिया है। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आपको जो भी कंफर्टेबल हो वो आप नाम दे सकते हो। तो इन्होंने z एक फंक्शन डिफाइन करा है जो हमेशा जीरो नंबर ले रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इस तरह का जो फंक्शन होता है ना, इसको हम जीरो फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा जीरो नंबर ले रहा है। अब इसमें हम चेक करते हैं कि क्या ये होल्ड कर रही है कि एफ में मैं जीरो फंक्शन ऐड कर रही हूँ तो एफ आ रहा है। उसके लिए मुझे इसको अप्लाई करना होगा एक्स पे, जेड एक्स प्लस एफ एक्स, जेड एक्स इज जीरो, तो इसलिए यहाँ पे जीरो आ गया, एफ एक्स एज इट इज आ गया। सो जीरो में एफ एक्स ऐड होगा तो एफ एक्स आ जाएगा, इसलिए क्योंकि ये दोनों फंक्शन इस सारे एक्स पे हम अप्लाई कर रहे हैं और दोनों एक एक जैसे ही आ रहा है, तो इसलिए z प्लस एफ इक्वल्स टू एफ आ गया। तो इसमें सिर्फ आपको मेन क्या सीखना है इसमें, देखो ये कंप्यूटेशनल वाला चीज नहीं है, इसमें मेन आपको सीखना है कि
क्या ऐसा फंक्शन क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, पहले ये चेक करना है, और उसको लिखने का तरीका कि लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो ठीक से। हम्म, ठीक है यहाँ तक? यस मैम। क्योंकि इसमें ये मतलब ऐसे बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा है तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ ये काम कर जाएगा मेरे लिए। बताओ। मैम एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, क्योंकि ऐसा आएंगे तो बुक से देख लेंगे हम लोग। हाँ, तो थोड़ा सा चेंज करके आएगा एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो शायद हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को हम कवर करेंगे, अभी तो हम बेसिक ही कवर कर रहे हैं। तो अभी तो मेन हमें वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से हम ऑब्जर्व कर पाए कि हाँ, और हमें याद भी हो जाए सारे स्टेप, तो इसलिए उन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि ये चेक करना होता है। ठीक है, तो हाँ, तो नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। तो आपको पता ही है कि एफ का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस एफ। लेकिन माइनस एफ किस तरह से डिफाइंड होगा, माइनस एफ इस तरह से डिफाइंड है कि जब उसको आप एक्स पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको आउटकम दे रहा है माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये कैस क्या किया है, ये माइनस एफ डिफाइंड किया है। जैसे अगर आपके पास एफ जो है वो साइन टी है, तो माइनस एफ एक्स इज minus fx and this is minus sin t, सॉरी sin x। t में काम करती हूँ इसलिए मुझे t याद रहता है। ठीक है। हम्म, यस तो मैम। ये भी काम कर जाएगा क्योंकि जब मैं इन दोनों फंक्शंस को ऐड करूंगी हमेशा ये अप्लाई जरूर करना है, एक्स पे अप्लाई करें, क्योंकि फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन है। एफ की मैं बात करूं तो कुछ मेरे को पता नहीं है एफ के बारे में, जब मैं उसको अप्लाई ही करूंगी तभी मुझे उसके बारे में कुछ पता चलेगा। तो एफ अप्लाई ऑन एक्स जरूर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई ऑन एक्स किया है, तो ये बाय डेफिनेशन दिस अप्लाई ऑन एक्स प्लस दिस अप्लाई ऑन एक्स। सो उसके बाद यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लगाई है ये चीज कि हमने इसको डिफाइन ही ऊपर ऐसे किया है। ठीक है, तो उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास जीरो आ गया। तो दैट मीन्स ये हमें जीरो फंक्शन दे रहा है। ठीक है, हर उसके लिए। ठीक है, सिमिलरली एक बार आप ये पढ़ना, अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये बाकी दोनों 7 तक आप एक बार पढ़ना, लास्ट में बता रही हूँ आइडेंटिटी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम चेक कर लेते हैं कि 1 डॉट एफ आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि 1 डॉट एफ को मैं अप्लाई करूंगी एक्स पे, बाय डेफिनेशन इट मींस 1, क्योंकि ये स्केलर है, इट मींस 1 डॉट एफ एक्स। ठीक है, अब 1 को किसी भी रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है, 1 को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रियल नंबर ही आएगा। दिस इज एफ एक्स, हेंस बोथ आर इक्वल, एफ एंड 1 डॉट एफ। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत क्या ऑब्वियस ऑब्वियस सी चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम वेक्टर स्पेस, अब हमने एक स्पेस डिफाइन कर दिया है जिसके अंदर वेक्टर स्पेस नाम दिया है, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ जो आर एन का वेक्टर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ अभी आपने पढ़ा रियल वैल्यूड फंक्शंस भी हो सकता है। तो हमने चीजों को एब्स्ट्रैक्ट वे में देखना शुरू किया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और करते हैं जो कि सिमिलर टाइप का एग्जांपल है, और उसके बाद हम करेंगे कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा आती है, जहाँ पे हो रही होती है वहां पे तुम वेरीफाई करते जा रहे हो करते जा रहे हो। लास्ट एग्जांपल इसमें क्या है, जो वेक्टर स्पेस बना रहा है, आपने सी आर लिया, सी आर का मतलब क्या है, एक नोटेशन है। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, दैट मीन्स आर से लेकर आर आपकी डोमेन है और आर ही आपकी रेंज है, ठीक है। तो, तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो सारे फंक्शन का कलेक्शन आपने ले लिया। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में सारे फंक्शन का कलेक्शन था, इसमें सिर्फ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कलेक्शन है, ठीक है। तो सिमिलर वे में आप चेक कर सकते हो कि ये हमारा जो भी 8 एग्जाम है हमारी वो शो करेगा। और एक चीज बताओ, ये आपने पढ़ा भी होगा कि सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अगर एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एफ सी आर के अंदर जाता है और जी भी सी आर का ही पार्ट है, तो सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये पार्ट बन रहे हैं सी आर के, तो इसलिए सी आर इज क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो उससे बाहर नहीं जा रही चीजें, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस बनेगा, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर वे में है, जैसे ये 8 की है वैसे की वैसे होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं मेन एग्जांपल पर। ये 2 एग्जांपल हम करके फिर मैं अटेंडेंस लेती हूँ। तो ये दोनों एग्जांपल करते हैं। क्या है, सिंबल पे मत जाना, सिंबल ये फाइल लिया हुआ है, होल फाइल। So let phi be the set of all real valued function defined on the interval 0, 1 such that f of half equals to 1, ठीक है। और उसने बोला है कि इसको मैं इस पे लेके जाती हूँ, कैनवस पे समझाती हूँ। तो सेट, सबसे पहले हमें, जब भी हमें कोई कलेक्शन दिया हुआ है, हमें उससे कलेक्शन को समझना है कि वो कैसा है। उसने बोला है कि वो सारे फंक्शंस हैं रियल वैल्यूड जो 0, 1 पे डिफाइंड है, और रियल वैल्यूड बोला है, इसका मतलब रेंज उसकी आर है, सच दैट एफ ऑफ हाफ इज 1। वो सारे फंक्शन का कलेक्शन जिसमें हाफ जो है 1 पे मैप हो रहा है। हाफ आप देख सकते हो इसके अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हाफ को, वो सारे फंक्शन कलेक्ट कर लो जिसमें हाफ 1 पे मैच हो रहा है, ठीक है। तो कोई मुझे एग्जांपल बना के दे सकता है कि कोई ऐसा फंक्शन बनाने की कोशिश करो जिसमें हाफ 1 पे मैप हो रहा हो। पॉलिनोमियल से ही बनाने की कोशिश कर लो। f is equal to 2x. एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, गुड। तो आपको दिख गया कि ये 1 पे मैप हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नॉन एम्प्टी हो गया, ठीक है। अगेन सिंस इसमें कलेक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इसमें हम वेक्टर एडिशन डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि हम ऊपर हमने डिफाइन किया था, सिमिलर वे से हम डिफाइन कर रहे हैं। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन है, तो हम चेक करते हैं। देखो एफ जो है फंक्शन है 0, 1 से लेकर आर तक, जी फंक्शन है वो भी 0, 1 से लेकर आर तक है। तो जो सम करके फंक्शन आएगा, मतलब ये जो आएगा ये भी 0, 1 से लेकर आर तक ही आएगा, ठीक है। अब मुझे ये फर्दर वाली प्रॉपर्टी जो उसने दे दी है वो चेक करनी है। दैट मीन्स एफ ऑफ हाफ मुझे पता है 1 है, जी ऑफ हाफ मुझे पता है 1 है। मुझे क्या चेक करना है कि एफ प्लस जी ऑफ हाफ क्या 1 आएगा, चेक करते हैं। समझ में आ रहा है ना कि किसके लिए वर्किंग कर रही हूँ मैं। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं इसके लिए वर्किंग कर रही हूँ कि मैंने एफ चार्ज पे लगाना पड़ेगा, एफ और जी मैंने इसमें कैपिटल फाई में ले लिया, ठीक है। और मुझे दिखाना है, मुझे चेक कर रही हूँ मैं कि इसका जो सम है, जो सम फंक्शन है वो इसमें आ रहा है नहीं आ रहा। तो मुझे ये प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि फाई में होने के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एफ
ये सेटिस्फाई कर रहा है, जी ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये दोनों 5 में है। लेकिन इसका सम एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो f of half is 1, f of g of half is 1 which is 2। तो ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स f प्लस g जो होगा वो हमारा 5 में नहीं आ रहा। दैट मीन्स जो 5 है वो क्लोज अंडर एडिशन नहीं है। तो ये क्या वेक्टर स्पेस बनेगा? मैम जी ऑफ हाफ कहाँ से मिला? जी ऑफ हाफ इसलिए हमें मिला क्योंकि सब देखो, सबसे पहले मुझे नॉन एम्प्टी चेक करना होता है, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी के लिए मैंने एक ट्रिवियल एलिमेंट ले लिया f, जो कि इस तरह से डिफाइंड था, और मैंने देखा कि हाँ जो कलेक्शन है ये नॉन एम्प्टी है। उसके बाद हमें चेक करना होता है कि क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन है या नहीं। तो उसके लिए हमें लेके चलना पड़ता है दो एलिमेंट, ठीक है, और हमें ये दिखाने होते हैं कि उनका जो सम आएगा वो भी इसके अंदर आएगा। तो ये दो एलिमेंट में लेके चली, तो दो एलिमेंट इसके अंदर है। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ हाफ इज 1 और g ऑफ हाफ इज 1, बिकॉज इसके अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो हाफ को मैप कर रहे हैं 1 पे। तो इसलिए f और g अगर 5 के अंदर है तो उनका जो हाफ पे ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो वो 1 देगा आउटकम, ठीक है। दोनों का सेम होना हमेशा जरूरी नहीं होता ना। नहीं हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन मैं बताती हूँ दोबारा से, एक मिनट रुको। फाई देखो, फाई ये कलेक्शन है। फाई के अंदर वो सारे फंक्शंस हैं 0 1 से लेकर r तक है, सच दैट एक कंडीशन लगाई है उसने, सच दैट जो हाफ को मैप कर रहे हैं 1 पे, ये सारे इसके अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, एलिमेंट। अब मुझे वेक्टर एडिशन के लिए चेक करना था, तो मैंने f और g इसमें से चूज करे, ठीक है। अब मैंने जब चूज कर लिया, इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ दिस सेट मैंने f इसमें से चूज किया और g इसमें से चूज किया, तो बाय डेफिनेशन f 0 1 से लेकर r तक है, सच दैट f ऑफ हाफ इज 1, और सिमिलरली g भी 0 1 से लेकर r तक है, सच दैट g ऑफ हाफ इज 1। ये मैंने लिए हैं। अब मेरे को काम क्या करना था, मुझे काम करना है कि इन दोनों का जो सम आए वो भी 5 के अंदर आ जाए। लेकिन काम हो नहीं पाया, बिकॉज मैंने जैसे सम के लिए अप्लाई किया, तो बाय डेफिनेशन ऑफ टू फंक्शन दिस इज एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, ये चीज है। तो अब मैं चेक करती हूँ हाफ पे, तो मैंने हाफ पे चेक किया, तो दिस इज एफ ऑफ हाफ जी ऑफ हाफ, तो ये क्या आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि 1 + 1 + 2। सो इसका जो आंसर आया वो 1 नहीं आया। इसका मतलब ये जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो दिस f + g डज नॉट बिलोंग्स टू दिस कैपिटल फाई। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। एक बार इसको सोचो, एक बार ये भी सोचो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे। इतने में इसको चार्ज पे लगाती हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक बार सोचो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड कर रहा है मैम। कर रहा है, एक बार चेक यस करते मैम। हैं। हाँ, तो मैं यहीं पे कोने में चेक कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दोबारा फिर लिखना पड़ेगा। तो स्केलर के लिए आपको अल्फा आपने
ले लिया रियल से और एफ आपने ले लिया सेट से। हम चेक करते हैं कि अल्फा एफ इस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं। दिस इज चेक कंडीशन है, ये हमारी चेक करने की कंडीशन है। ये भी वेरीफाई नहीं हुई है, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो हम इसके लिए एक्स पे अप्लाई करेंगे और बाय डेफिनेशन इट इज दिस, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि मैं हाफ पर अप्लाई करूं तो मेरे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट, तो हाफ पे मैंने अप्लाई किया, मेरे पास आ गया अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एस, अल्फा टाइम्स एफ ऑफ 1 इज, एफ ऑफ हाफ इज 1 वन। बिकॉज, हाँ, तो ये तो अल्फा आ गया। क्या अल्फा हमेशा 1 के इक्वल होगा? आपको आउटकम क्या चाहिए था? 1 चाहिए था। आप चाहिए था कि इसको मैं जब हाफ पे अप्लाई करूं तो मेरे पास 1 आए, तभी तो बिलोंग करेगा। तो ये तो अल्फा आ गया। अब मान लो अल्फा आपने 3 चूज कर लिया, ठीक है, कोई भी रियल नंबर चूज कर सकते हो आप, तो 3 चूज कर लिया। मैं दूसरे पेज पे जाती हूँ, नहीं तो यहाँ पे बहुत हो चुका। 3 चूज कर लिया। एक मिनट मुझे करने तो पहले, फिर मैं बताती हूँ। और ये फंक्शन आपने चेक किया, ठीक है, तो इस केस में 3 इंटू एफ ऑफ हाफ, क्योंकि एफ इज अ पार्ट ऑफ फाइव तो इट विल बी 1। लेकिन आप देख सकते हो जो आउटकम आ रहा है वो 3 आ रहा है, जो कि 1 नहीं है। तो काम आपका बस उसी केस में बनेगा जिसमें अल्फा आपने 2 चूज किया, क्योंकि उसमें 2 और नहीं, अल्फा आई थिंक 1 के लिए काम करेगा और किसी के लिए काम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें दोनों चीजें फेल हो गई हैं। क्लोज्ड अंडर एडिशन भी नहीं है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। तो आगे चेक ही क्या करें, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं है। हम्म, तो समझ में आया कि अच्छा एक, हाँ पहले इतना बताओ, इतना समझ में आ गया? Yes. यस मैम। अब मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम दे रहा था, एक बार सोचो तो, क्या पता तुम आंसर कर पाओ। यहाँ पर ये देखो एफ ऑफ हाफ इज 1, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या दे रहा था? हम्म, प्रॉब्लम पता है क्या दे रहा है? प्रॉब्लम अभी मुझे पता है इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये जो 1 है ये प्रॉब्लम दे रहा है। अगर मैं इस 1 की जगह 0 डिफाइंड कर दूं, यहाँ पर मैं नया एग्जांपल बना रही हूँ, ठीक है, कभी तुम सोचो कि मैम ने इसमें क्या कर दिया, तो मैं एक नया तुमसे सेट बना रही हूँ, एक नया सेट 5 बना रही हूँ एक और। तो अगर मैं इसमें भी ये डिफाइंड कर दूं, एफ ऑफ हाफ इज 0, तो आप इसमें आसानी से चेक कर पाओगे कि दिस इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले इसका एग्जांपल देना कोई, सो दैट मैं प्रूव कर पाऊँ दिस इज नॉन एम्प्टी। मैंने एक नया सेट बनाया है जिसमें मैंने हाफ को मैप कराया है 0 पे। पहले हम हाफ को मैप करा रहे थे 1 पे, तो वहां पे हमने देख लिया कि वो वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा था। अब ये इसके लिए मैं पूछ रही हूँ कि बनेगा ये? हम्म, एग्जाम्पल तो दे दो कोई नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए। X कोई square भी minus एग्जांपल 1 ले by सकते हैं 4. ना, ये इवेंचुअली वो 0 हो जाएगा ना। क्या? हाँ, इवेंचुअली 0 नहीं होगा, एक ही पॉइंट पे 0 हो रहा है।
बाकियों पे भी 0 हो जाए तो ठीक है। तो इसके लिए नॉन एक ट्रिवियल तो आप देख ही सकते हो, अगर मैं जीरो फंक्शन डिफाइन कर दूं, जीरो फंक्शन क्या होता है, सब पे 0 होता है, तो वो हाफ पे भी 0 होगा, है ना। तो हाफ पे भी 0 हो रहा है, तो इसलिए जीरो फंक्शन इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, जीरो फंक्शन। और अगर इस ओ से आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जेड या कुछ और नाम दे सकते हो। ये जेड फंक्शन है, ये जेड फंक्शन इसके अंदर आ गया, हेंस दिस सेट इज नॉन एम्प्टी। या और कोई भी एग्जांपल मुझे दे सकते हो, किसी ने अभी दिया था एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या बोला था, x² - 1/4। हाँ, या x माइनस वो हाफ कर दो तो बात वही हो जाएगी, तुमने वही किया, स्क्वेयरिंग कर दिया तुमने, तो दिस इज 0, तो ये हाफ को 0 पे मैप कर रहा है, तो ये जो फंक्शन है इसका पार्ट है, हेंस दिस सेट इज नॉन एम्प्टी। अब हम चेक करते हैं कि ये क्लोज्ड अंडर एडिशन है या नहीं, तो उसके लिए एक मिनट, f प्लस जी एट हाफ चेक करना है, ये आ जाएगा आपका f है एट हाफ प्लस जी एट हाफ, f हाफ पे 0 है, जी भी हाफ पे 0 है, तो सम ऑफ टू 0 इज 0, हेंस f प्लस जी हाफ पे 0 हो जाएगा। तो देख रहे हो कि 0 से काम आसान हो गया, जबकि यहाँ पे पहले जब 1 था तो प्रॉब्लम दे रहा था, क्योंकि 1 + 1 जो आ रहा था वो 2 आ रहा था, और मुझे चाहिए तो आउटपुट जो मुझे चाहिए था उसमें 1, लेकिन आ रहा था 2, लेकिन 0 से हमारा काम आसान हो गया। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी काम बन जाएगा। इनफैक्ट जब भी आपके पास ये जो एफ ऑफ हाफ अगर यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो ये हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी दी हुई है, उसमें तो इजी रखने के लिए 1 दे दिया है, यहाँ पे चाहे आपको 1000 दी हुई है, ठीक है, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि नॉन जीरो क्वांटिटी दी हुई है, तो ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। आज समझ में आ रही है? यस मैम। चलो ठीक है, यहीं तक करते हैं। बाकी जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर अटेंडेंस लेती हूँ।